फ्रेंड्स, अभी तक हमने सीकेडी के पेशेंट की एलोपैथिक मैनेजमेंट अच्छी तरह से देखी है। अभी इस लेक्चर्स में हम लोग सीकेडी के पेशेंट की आयुर्वेदिक मैनेजमेंट देखने वाले हैं। फ्रेंड्स, जो हम लोग सीकेडी के पेशेंट को एलोपैथिक मेडिकेशन के साथ साथ समझो कुछ आयुर्वेदिक मेडिकेशन भी तरह से सपोर्टिव ट्रीटमेंट करके देते हैं। तो ऐसे में क्या होता है फ्रेंड्स, जो डिसीज प्रोग्रेशन रहता है ना सीकेडी का डिसीज प्रोग्रेशन होता है वो स्लो डाउन होता है। और इसके साथ साथ जो सीकेडी के पेशेंट जो एंड स्टेज रिनल डिसीज में रहते हैं, मतलब जो स्टेज 5 में जो पेशेंट रहते हैं सीकेडी के, ऐसे पेशेंट को फ्रेंड्स डायलिसिस जो है हफ्ते में 3 या 4 बार डायलिसिस लगता है। तो हम लोग समझो इस एलोपैथिक मेडिकेशन के साथ साथ जो आयुर्वेदिक जो मेडिकेशन है जरा सा सपोर्टिव ट्रीटमेंट करके ESRD के पेशेंट को हम लोग समझो देते हैं। तो ऐसे में फ्रेंड्स जो पेशेंट का डायलिसिस जो इंटरवल रहता है ना, डायलिसिस इंटरवल बढ़ जाता है। मतलब समझो पेशेंट को हफ्ते में 3 या 4 बार डायलिसिस लगते हैं। तो पेशेंट ऐसे मेडिकेशन के साथ साथ हम लोग हफ्ते में पेशेंट को जो डायलिसिस है इंटरवल जो धीरे धीरे हफ्ते में 3 या 4 बार डायलिसिस लगते हैं, तो धीरे धीरे कम कर करके हम लोग हफ्ते में 1 या 2 बार डायलिसिस भी हम लोग इस मेडिकेशन के साथ साथ हम लोग ये कर सकते हैं। इसलिए जरा सा एलोपैथिक मेडिकेशन के साथ साथ ये आयुर्वेदिक मेडिकेशन भी हम लोग अच्छी तरह से इस पेशेंट में कर सकते हैं। इसलिए जरा सा आयुर्वेदिक मैनेजमेंट भी अच्छी तरह से देख लेना कि आयुर्वेदिक मैनेजमेंट भी ऐसे पेशेंट में क्यों देना रहता है और इसका हेल्प वगैरह कैसे होता है। ठीक है फ्रेंड्स, अब जो मैं ये ट्रीटमेंट प्रोटोकॉल बताने जा रहा हूँ, ये ट्रीटमेंट प्रोटोकॉल मैंने मेरे डैडी के साथ साथ कई सारे सीकेडी के पेशेंट को दिया है और उनको अच्छी तरह से रिजल्ट भी आया है और उनका डायलिसिस भी कम हुआ है। फ्रेंड्स, मेरे डैडी को फ्रेंड्स डायबिटिक इंड्यूस सीकेडी है और वो एंड स्टेज रिनल डिसीज में पहले स्टार्टिंग में एंड स्टेज रिनल डिसीज में थे। उनको हफ्ते में 3 बार डायलिसिस लग रही थी। तो हमें नेफ्रोलॉजिस्ट के कंसल्टेशन के साथ साथ अच्छी तरह से एलोपैथिक मेडिकेशन भी दे रहे थे और उनको हफ्ते में 3 बार डायलिसिस लग रहा था। तो फ्रेंड्स, मैंने एलोपैथिक मेडिकेशन के साथ साथ कुछ आयुर्वेदिक मैनेजमेंट की और उनको जरा सा आयुर्वेदिक सपोर्ट भी दिया उनका ट्रीटमेंट का। तो फ्रेंड्स, हमने डैडी को मेरे धीरे धीरे डायलिसिस जो हफ्ते में 3 बार लग रहे थे, धीरे धीरे डायलिसिस का इंटरवल धीरे धीरे डायलिसिस 3 से धीरे धीरे 2 पे आए। फिर बाद में हफ्ते में फिर पापा को सिर्फ डायलिसिस 1 बार लग रहा था। ठीक है, बाद में फ्रेंड्स धीरे धीरे अच्छी तरह से ट्रीटमेंट को अच्छी तरह से रिजल्ट भी आया और धीरे धीरे डायलिसिस जो हफ्ते में 1 बार लग रहा था, बाद में हमने 15 दिन में 1 बार किया। धीरे धीरे मैंने ऐसे करके डायलिसिस पापा को कुछ दिन डायलिसिस होल्ड भी किया था, मतलब डायलिसिस स्टॉप भी किया था। क्योंकि वहाँ पे जो सीकेडी के पैरामीटर जैसे मैंने बताया कि यूरिया क्रिएटिनिन लेवल वगैरह और ब्लड यूरिया लेवल वगैरह वो भी अच्छी तरह से कितना नॉर्मल रेंज से, तो मतलब थोड़ा सा ज़्यादा, मतलब क्रिएटिनिन 3 से 4 में बीच में था। उसके साथ साथ जो ब्लड यूरिया भी है वो भी जरा सा अच्छी तरह से पैरामीटर्स में, मतलब वो भी जरा सा लेवल में था। इसके साथ साथ जो अदर पैरामीटर्स है, कैल्शियम फॉस्फोरस यूरिक एसिड वगैरह है और हीमोग्लोबिन वगैरह, वो भी स्टेबल रेंज में थे। इसलिए मैंने पापा का डायलिसिस वगैरह जो है जरा सा कुछ दिनों के लिए स्टॉप कर दिया था और उनको फ्रेंड्स अच्छी तरह से आयुर्वेदिक मेडिकेशन के साथ साथ एलोपैथिक मेडिकेशन भी अच्छी तरह से मैंने दिया था उनको। इसलिए अच्छी तरह से पापा को रिजल्ट भी आया है और हफ्ते में फ्रेंड्स वहाँ पे उनके उसके बाद धीरे धीरे तबियत अच्छी तरह से उनकी स्टेबल रहने के लिए मैं फिर 15 दिन में 1 बार उनकी डायलिसिस अभी करवाता हूँ फ्रेंड्स। इसलिए पापा को अच्छी तरह से रिजल्ट भी आया है और उनको अच्छी तरह से फ्रेंड्स वहाँ पे रिजल्ट भी आया है और पेशेंट को तबियत भी अच्छी तरह से स्टेबल है उनकी। इसलिए फ्रेंड्स ऐसे पापा के साथ मेरे डैडी के साथ साथ कई सारे ऐसे पेशेंट को मैंने ये ट्रीटमेंट प्रोटोकॉल दिया है और उनको अच्छी तरह से रिजल्ट भी आया है। इसलिए जरा सा अच्छी तरह से ट्रीटमेंट प्रोटोकॉल ध्यान में रखना और जरा सा देख लेना कि ऐसे कौन से पेशेंट में सीकेडी के पेशेंट में कैसे अच्छी तरह से उसको यूज करना है। ठीक है, सो फ्रेंड्स, अभी हम लोग सीकेडी में आयुर्वेदिक मैनेजमेंट देख लेते हैं। ठीक है फ्रेंड्स, सबसे पहले हम लोग देखते हैं पुनर्नवा चूर्ण। पुनर्नवा चूर्ण का लैटिन नेम क्या है? बोराविया डिफ्यूजा। क्या है फ्रेंड्स? ये बोराविया डिफ्यूजा। फ्रेंड्स, जो हम लोग ये यूज कर रहे हैं पुनर्नवा चूर्ण का जरा सा सबसे पहले यूजेस देख लेते हैं। ठीक है फ्रेंड्स, जो पुनर्नवा चूर्ण का आयुर्वेदिक संहिता में ऐसा मेंशन है कि फ्रेंड्स ये पुनर्नवाकारी इंद्रिय चेतसाम। ठीक है, ऐसा डिस्क्रिप्शन है, पुनर्नवाकारी इंद्रिय चेतसाम, मतलब ये न्यू सेल ग्रोथ को कुछ हद तक ये हेल्प करता है। ठीक है, मतलब कुछ हद तक न्यू सेल ग्रोथ में प्रमोट करता है। और ये क्या होता है फ्रेंड्स, जरा सा नेफ्रोप्रोटेक्टिव एक्शन बोल के भी ये यूज होता है इसका। ठीक है, ये नेफ्रोप्रोटेक्टिव एक्शन ये इसका पुनर्नवा चूर्ण का, इसलिए अच्छी तरह से ये वर्क करता है ऐसे सीकेडी के पेशेंट में। सबसे पहला यूज क्या है फ्रेंड्स, ये नेफ्रोप्रोटेक्टिव है। ठीक है, नेफ्रोप्रोटेक्टिव है। और दूसरा यूज है फ्रेंड्स उसका, दूसरा यूज ऐसा है कि पुनर्नवा चूर्ण का फ्रेंड्स जो डायलिसिस बोल के भी काम करता है। ठीक है, डायलिसिस के भी काम करता है, मतलब जो पेशेंट को जो सोथ में, ठीक है, आयुर्वेदिक जो है हम लोग सोथ जो डिसीज है, मतलब जो ऑल ओवर बॉडी में समझो स्वेलिंग है, एनासार का है, ऐसे ऑल ओवर बॉडी में स्वेलिंग है, एनासार का है, जो स्वेलिंग रिड्यूस करने के लिए एज ए डायरेटिक्स भी ये यूज अच्छी तरह से होता है। मतलब ये ऑल ओवर बॉडी में स्वेलिंग है, एनासार का भी धीरे धीरे कम करता है। मतलब जो पेशेंट फ्लूइड ओवरलोड में रहते हैं, जिनको आउटपुट वगैरह नहीं रहता है या आउटपुट वगैरह इंक्रीज करने के लिए, और जो पेशेंट में जो फ्लूइड ओवरलोड के पेशेंट में जो वॉल्यूम ओवरलोड वगैरह है वो भी कम करने के लिए जरा सा ये यूज में होता है। क्योंकि ये इसका डायलिसिस एक्शन भी है फ्रेंड्स वहाँ पे। ठीक है, इसका डायलिसिस एक्शन भी करके
है यहाँ पे, इसलिए अच्छी तरह से ये वर्क भी करता है। इसके साथ साथ फ्रेंड्स ये पुनर्नवा क्या करता है, जो हमारे ब्लड में जो ब्लड यूरिया और जो ब्लड यूरिया एंड क्रिएटिनिन जो टॉक्सिन्स है, ठीक है, जो यूरेमिक टॉक्सिन्स है वो यूरेमिक टॉक्सिन्स को भी कुछ हद तक एक्सक्रीट करता है, मतलब ये कुछ हद तक यूरेमिक टॉक्सिन्स भी डिक्रीज करता है। इसलिए तीसरा यूज इसका क्या है फिर, ये यूरेमिक टॉक्सिन्स जो है यूरेमिक टॉक्सिन्स डिक्रीज कर देता है, ठीक है, यूरेमिक टॉक्सिन्स डिक्रीज कर देता है। ये तीसरा यूज हो गया फ्रेंड्स, ठीक है। बाद में इसके साथ साथ पुनर्नवा है ना फ्रेंड्स, ये पुनर्नवा कुछ ऐसे आयुर्वेदिक में संहिता में ऐसे बताया है कि जो पांडु डिसीज है, पांडु मतलब दैट इज एनीमिया, ठीक है, एनीमिया के पेशेंट में भी ये पुनर्नवा अच्छी तरह से यूज होता है। क्योंकि फ्रेंड्स जो पांडु के ट्रीटमेंट हम लोग देते हैं एनीमिया में, जो हम लोग ट्रीटमेंट देते हैं आयुर्वेदिक मेडिकेशन वगैरह, आयुर्वेदिक मेडिकेशन के साथ साथ ये पुनर्नवा चूर्ण भी दिया जाता है। क्योंकि फ्रेंड्स ये इट मेंटेन्स द हीमोग्लोबिन लेवल इन द ब्लड, ठीक है, ये क्या करता है फिर, इट मेंटेन्स द हीमोग्लोबिन लेवल इन द ब्लड। इसलिए पुनर्नवा चूर्ण क्या है फ्रेंड्स, एनीमिया के पेशेंट में भी, एनीमिया के लिए भी ट्रीट हो सकता है। इसलिए पुनर्नवा चूर्ण इसका चौथा यूज क्या है, इट मेंटेन्स द हीमोग्लोबिन लेवल, इसलिए एनीमिया भी ट्रीट करता है ऐसे सीकेडी के पेशेंट में, ठीक है। उसका पांचवा यूज क्या है फ्रेंड्स, इट है पुनर्नवा का लिथोट्रिप्टिक एक्शन है। क्या है इसका, लिथोट्रिप्टिक एक्शन है यहाँ पे, ठीक है, लिथोट्रिप्टिक एक्शन है यहाँ पे। लिथोट्रिप्टिक एक्शन मतलब क्या होता है फ्रेंड्स, जो स्टोन रहता है ना, जो किडनी स्टोन वगैरह है, किडनी स्टोन वगैरह, ये स्टोन को साइज रिड्यूस कर देता है, मतलब ये रेनल स्टोन या फिर यूरेटरिक स्टोन वगैरह है, इसमें भी अच्छी तरह से वर्क कर सकता है फ्रेंड्स ऐसे में, ठीक है। इसलिए पुनर्नवा चूर्ण का यूज क्या क्या होगा फिर, पुनर्नवा चूर्ण जरा सा डिवाइस कर लेते हैं। पुनर्नवा चूर्ण का फ्रेंड्स ये बोहराविया डिफ्यूजा ऐसा लैटिनम है। ये पुनर्नवा को फ्रेंड्स आयुर्वेदिक संहिता में पुनर्नवाकारी इंद्रिय चेतसम ऐसा कहा जाता है, मतलब वहाँ पे नेफ्रोप्रोटेक्टिव एक्शन है, ठीक है, वो नेफ्रोप्रोटेक्टिव एक्शन है यहाँ पे, ये पहले सबसे पहले यूज हो गया। बाद में फ्रेंड्स जो पेशेंट जो है ऑल फ्लूइड ओवरलोड में रहते हैं, पेशेंट में ऑल ओवर बॉडी में स्वेलिंग है, एनासर का है, ऐसे पेशेंट में भी हम लोग ये डायलिसिस करके ये पेशेंट को दे सकते हैं, मतलब स्वेलिंग रिड्यूस होते हैं ऐसे केसेस में, मतलब वहाँ पे यूरिन आउटपुट बढ़ता है, ठीक है। बाद में जो है तीसरा यूज देख लेते हैं, वहाँ पे जो यूरेमिक टॉक्सिन्स वगैरह है, यूरेमिक टॉक्सिन्स भी कुछ हद तक ये कम करता है। इसके साथ साथ ये पुनर्नवा चूर्ण एनीमिया में भी यूज होता है, मतलब इट मेंटेन्स हीमोग्लोबिन लेवल इन द ब्लड, ठीक है, ये हीमोग्लोबिन लेवल इन द ब्लड भी मेंटेन करता है, इसलिए एनीमिया में भी यूज होता है फ्रेंड्स वहाँ पे, ठीक है। यहाँ पे फ्रेंड्स इसकी पुनर्नवा चूर्ण की लिथोट्रिप्टिक एक्शन है, मतलब वहाँ पे जो किडनी स्टोन वगैरह उसकी साइज कम कर देता है, इसलिए कि लिथोट्रिप्टिक एक्शन करके भी ये यूज हो सकता है, ठीक है। ये पुनर्नवा का चूर्ण है दोस्तों, अच्छी तरह से 5 वर्क करता है, इसलिए पुनर्नवा चूर्ण है ये सीकेडी के पेशेंट में अच्छी तरह से वर्क करता है फ्रेंड्स वहाँ पे, ठीक है। उसके बाद में हम लोग देख लेते हैं महाका चूर्ण, मतलब उसको हम लोग भृंगराज चूर्ण भी कह सकते हैं, ठीक है। भृंगराज चूर्ण का लैटिन नेम क्या है फ्रेंड्स वहाँ पे, इक्लिप्टा अल्बा, ठीक है, उसका लैटिन नेम क्या है, इक्लिप्टा अल्बा। ये कैसे वर्क करता है, ये फ्रेंड्स ये यकृत विरेचक का काम करता है, ठीक है, ये यकृत विरेचक का काम करता है, मतलब वहाँ पे जो ब्लड यूरिया लेवल एंड क्रिएटिनिन लेवल कम कर देता है, ठीक है। कैसे करता है फिर, ये ब्लड यूरिया लेवल एंड क्रिएटिनिन लेवल रिड्यूस कर देता है फ्रेंड्स वहाँ पे, इसलिए ऐसे सीकेडी के पेशेंट में भी ये अच्छी तरह से वर्क करता है फ्रेंड्स वहाँ पे, ठीक है। फ्रेंड्स यहाँ पे ऐसा यूज कैसा करना है जरा सा अभी वो देख लेते हैं, ठीक है। यहाँ पे फ्रेंड्स एक चम्मच पुनर्नवा चूर्ण लेना है और 1 चम्मच भृंगराज चूर्ण लेना है, ठीक है। पुनर्नवा चूर्ण 1 चम्मच और भृंगराज चूर्ण 1 चम्मच, ये दोनों लेके वहाँ पे उसका डिकॉक्शन करना रहता है, मतलब आगे क्वाथ फॉर्मेशन करना रहता है, ठीक है। इसको क्वाथ फॉर्मेशन कैसे करते हैं जरा सा देख लेते हैं वो प्रोसीजर जरा, ठीक है। जैसे मैंने बताया कि फ्रेंड्स पुनर्नवा चूर्ण 1 चम्मच और वहाँ पे महाका चूर्ण 1 चम्मच दोनों लेते हैं, ठीक है। वो लेने के बाद उसमें समझो 4 कप पानी डालना है हमें, ठीक है, वहाँ पे समझो 4 कप पानी डालना है उसमें। उसका क्या करना है फ्रेंड्स, वहाँ पे हमें वहाँ पे उसको अच्छी तरह से हीट देनी, मतलब वहाँ पे उसको बॉईल करना है, ठीक है। उसको क्या करना है फ्रेंड्स, वहाँ पे 4 कप पानी लेने के बाद 1 चम्मच पुनर्नवा चूर्ण महाका चूर्ण ले लिया, उसमें 4 कप पानी डालना है हमें, ठीक है। समझो 4 कप पानी डालना है तो उसको अच्छी तरह से हीट करना है, मतलब वहाँ पे उसको बॉइलिंग करना है, इतना बॉईल करना है कि फ्रेंड्स ये 1/4 रह जाए, ठीक है, 1/4 रह जाए, मतलब उसका 1 कप ऐसा, जब तक 1 कप नहीं रहता तब तक, जब तक 1 कप रहता है तब तक उसको बॉईल करना है, ठीक है। मतलब उसका 4 कप पानी लेने के बाद इसको बॉईल इतना करना है कि उसका 1 कप हो जाए, मतलब ठीक है, इस मतलब उसका 1/4 करना है इस केसेस में, ठीक है। ये अच्छे करने से ये फ्रेंड्स ऐसा कॉन्सेंट्रेटेड हो जाता है, इसी को बोलते हैं फ्रेंड्स डिकॉक्शन बन जाता है, ठीक है, इसी को डिकॉक्शन प्रोसीजर बोलते हैं हम लोग, ठीक है। इतना करना है फ्रेंड्स वहाँ पे, ठीक है। ये डिकॉक्शन करने का प्रोसीजर हमने अच्छी तरह से देख ली, ठीक है। ये डिकॉक्शन करने के बाद सुबह शाम पेशेंट को 40-40 ml देना रहता है, ठीक है। सुबह शाम पेशेंट को 40-40 ml देना है और अपान काल में देना है। अपान काल में मतलब इतना समझना कि फ्रेंड्स वहाँ पे जब पेशेंट का पेट खाली रहता है तब ये पेशेंट को देना रहता है ऐसे केसेस में, ठीक है। अपान काल मतलब जब पेशेंट का पेट खाली रहता है, मतलब सुबह खाना खाने से पहले, बाद में फ्रेंड्स वहाँ पे शाम को टाइम में जब दोपहर खाना वगैरह अच्छे तरह से पच जाता है तो शाम के टाइम में ये पेशेंट को देना रहता है अपान काल में, ठीक है।
इसलिए अच्छी तरह से पेशेंट को पूरा नौ चूर्ण 5 ग्राम और माखा चूर्ण 5 ग्राम करके उसका डिकॉक्शन बनाना है। डिकॉक्शन बनाने के बाद सुबह शाम पेशेंट को 40 ml देना रहता है। आपातकाल में पेशेंट को मतलब खाली पेट पेशेंट को देना रहता है, ठीक है। इस अच्छी तरह से इसको फॉर्मेशन करके या पेशेंट को देना है फ्रेंड्स वहाँ पे, ठीक है। इसके साथ साथ पेशेंट को टैबलेट KKVT भी देनी है, ठीक है। टैबलेट KKVT में क्या है फ्रेंड्स, ये विद्यानंद फार्मेसी की KKVT फेमस है जरा सा, ठीक है। KKVT में फ्रेंड्स क्या क्या कंटेंट है, किडनी का शायद भी इसको बोलते हैं, ठीक है, लेकिन KKVT नाम से फेमस ब्रांड नेम है इसका, विद्यानंद फार्मेसी के आती है। उसमें जो सबसे जो मेन कंटेंट है ना फ्रेंड्स, वहाँ पे हल्दी चूर्ण है, ठीक है। वहाँ पे सबसे जो मेन चूर्ण कंटेंट है हल्दी चूर्ण है। बाद में उसमें काकड़ बीज चूर्ण है, ठीक है। काकड़ बीज चूर्ण मतलब जो कुकुम्बर है उसका सीड्स रहते हैं, ठीक है। कुकुम्बर के सीड्स के हिसाब से सीड्स से बनाते हैं काकड़ बीज चूर्ण, ठीक है। बाद में उसके बाद ये सबसे जो मेन कंटेंट है यहाँ पे हल्दी चूर्ण, जो हम लोग हल्दी वगैरह यूज़ करते हैं खाने में वो, ठीक है। हल्दी चूर्ण और काकड़ बीज चूर्ण सबसे 2 मेन कंटेंट है। बाद में उसके साथ साथ उस वहाँ पे पाषाण भेद है, ठीक है। वहाँ पे पाषाण भेद है, बाद में गोखरू है और इसके साथ साथ वहाँ पे पुनर्नवा भी है फ्रेंड्स वहाँ पे, ठीक है। ये क्या टैबलेट KKVT के इतने कंटेंट है, ठीक है। यहाँ पे सबसे जो मेन कंटेंट है वहाँ पे हल्दी चूर्ण और काकड़ बीज चूर्ण है। ये अच्छी तरह से पेशेंट में CKD के पेशेंट में अच्छी तरह से वर्क करता है फ्रेंड्स वहाँ पे। ये पेशेंट को 2 टैबलेट TDS में देना है, सुबह शाम दोपहर को अच्छी तरह से पेशेंट को खाने के बाद देना रहता है ऐसे में, ठीक है। खाने के बाद पेशेंट को TDS में मतलब सुबह दोपहर को और शाम को ऐसे पेशेंट को खाने के बाद देना है फ्रेंड्स। यहाँ पे हम लोग 3 TDS भी कर सकते हैं, लेकिन पेशेंट को समझो इनटेक कैपेसिटी कितना है, पेशेंट को भूख वगैरह लग रही है क्या, पेशेंट को अग्नि वगैरह ये सब चीज़ें देख के पेशेंट को हम लोग इसके हिसाब से देना है। मतलब रेगुलेटरी उसको हम लोग 2 TDS भी दे सकते हैं ऐसे केसेस में, ठीक है। ये सब लोग ये ट्रीटमेंट देने के बाद उसके साथ अच्छी तरह से उसको प्रॉपर रिनल डाइट मैंने बताया है यहाँ पे, ठीक है। अच्छी तरह से प्रॉपर रिनल डाइट भी हमें फॉलो करना रहता है ऐसे केसेस में, ठीक है। यहाँ पे फ्रेंड्स क्या होता है, कई बार पेशेंट को पता नहीं रहता है कि पेशेंट को दूध वगैरह नहीं चलता ऐसे केसेस में, मतलब प्रोटीन डाइट वगैरह उसको एकदम रेस्ट्रिक्टेड करना रहता है ऐसे केसेस में। क्योंकि फ्रेंड्स हम लोग को समझो लो प्रोटीन डाइट देते हैं तो वहाँ पे फ्रेंड्स क्या होता है, फॉर्मेशन ऑफ जो यूरेमिक टॉक्सिन्स वगैरह है वो प्रोसेस स्लो हो जाती है, तो यूरेमिक टॉक्सिन्स वगैरह कम बनती है। इसलिए ऐसे केसेस में लो प्रोटीन डाइट वगैरह ऐसे पेशेंट में देना रहता है, ठीक है। इसलिए फ्रेंड्स ज़्यादातर पेशेंट को पता नहीं रहता है कि क्या क्या देना रहता है, क्या क्या नहीं देना रहता। इसलिए क्या होता है फ्रेंड्स, जो पैथोलॉजी है ऑनगोइंग रहती है और हम लोग वहाँ पे ट्रीटमेंट कर रहे हैं तो ऐसे में रिजल्ट पेशेंट को नहीं आता। इसलिए हमें जो पैथोलॉजी हो रही है उसको पहले रिड्यूस करना है, मतलब वहाँ पे जो प्रॉपर रिनल डाइट वगैरह देना है पेशेंट में, ठीक है। इसलिए कई बार पेशेंट को क्या होता है, चाय कॉफी वगैरह ये सब भी हम अवॉइड करना रहता है ऐसे केसेस में। ऐसे केसेस में कई बार ग्रीन टी वगैरह अच्छा यूज होता है, समझो पेशेंट को आदत है चाय वगैरह लेने की, उसके अलावा हम लोग ग्रीन टी वगैरह देते हैं ऐसे केसेस में, ठीक है। मतलब चाय कॉफी दूध के प्रोडक्ट्स वगैरह ये सब हमें वहाँ पे अवॉइड करने रहते हैं फ्रेंड्स वहाँ पे, ठीक है। इसलिए वहाँ पे प्रॉपर रिनल डाइट मैंने इसमें बताया है, अच्छी तरह से ये रिनल डाइट प्रॉपरली ये हमें यूज करना है पेशेंट में, ठीक है। इसलिए मैंने फ्रेंड्स मेरे डैडी को ये पुनर्नवा चूर्ण माखा चूर्ण का डिकॉक्शन, उसके साथ साथ टैबलेट KKVT और इस पे डैडी को मैंने प्रॉपर रिनल डाइट देता हूँ ये, इसके हिसाब से पेशेंट को खाना पीना रहता है और पेशेंट को फ्रेंड्स वहाँ पे वाटर इंटेक भी एकदम अच्छी तरह से रिस्ट्रिक्टेड रहता है, ठीक है। समझो पेशेंट को यूरिन आउटपुट समझो 400 ml होता है, ठीक है। समझो पेशेंट को समझो यूरिन आउटपुट दिन भर में 400 ml लेता है आउटपुट होता है समझो, तो उसमें इंटेक कितना देने लगता है, कम से कम 1800 ml तक ही इंटेक वहाँ पे देना रहता है वहाँ पे, ठीक है। मतलब पेशेंट को समझो यूरिन आउटपुट हो समझो 1 लीटर होता है, मतलब कितना यूरिन आउटपुट होता है उससे 400 ml ज़्यादा हम लोग ये वाटर दे सकते हैं, ठीक है। इसलिए स्ट्रिक्टली इनटेक आउटपुट चार्ट भी ऐसे पेशेंट में करना रहता है, क्योंकि वहाँ पे फ्रेंड्स कभी भी सीवियरिटी वगैरह बढ़ सकती है, कभी भी पेशेंट डिटोरेट वगैरह हो सकता है। इसलिए ज़रा सा वहाँ पे कंटिन्यूस मॉनिटरिंग ऐसे पेशेंट की करनी हमें जरूर अच्छी तरह से करना रहता है ऐसे केसेस में, ठीक है। इसलिए हम वहाँ पे अच्छी तरह से हम लोगों को एलोपैथिक ट्रीटमेंट के साथ साथ ये समझो आयुर्वेदिक मैनेजमेंट भी अच्छी तरह से पूरी की और पेशेंट ने समझो प्रॉपर रिनल डाइट वगैरह फॉलो किया, तो ऐसे बहुत सारे पेशेंट में अच्छी तरह से रिजल्ट आया है फ्रेंड्स। और हम लोग ये अच्छी तरह से पेशेंट को रिजल्ट भी दे सकते हैं, इसलिए अच्छी तरह से ये ट्रीटमेंट प्रोटोकॉल हमें फॉलो करना चाहिए फ्रेंड्स यहाँ पे, ठीक है।